1860 में भारत में पहला बजट इंट्रोड्यूस होता है और ये बजट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जेम्स विल्सन के द्वारा। देश की पहली महिला वित्त मंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी, और देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछे तो निर्मला सीतारमण। जनरल बजट और रेलवे बजट पहले एक साथ इंट्रोड्यूस होता था, बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया। सबसे ज्यादा बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है 10 बार मोरारजी देसाई के नाम पे। इस बजट के अंदर जो पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है, भारत को सेमीकंडक्टर का एक नया हब बनाने जा रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। 4 दुर्लभ जो खनिज धातु कॉरिडोर है वो कहाँ कहाँ जो है, तो ये चारों लोकेशन आप लोगों को याद रखनी है। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। एआई का नॉलेज है, जिन्हें कंप्यूटर का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है, जिन्हें रील्स वगैरह बनाना आता है, कंटेंट क्रिएटर्स है, उनके लिए ये बहुत आगे जाकर के एक स्कोप आने वाला है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हाल ही में भारत देश की पहली महिला पूर्णकालिक फाइनेंस मिनिस्टर, मैं बात कर रहा हूँ निर्मला सीतारमण जी की। यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ और सीखने को मिलेगी भी। बजट पे तो हम लोग डिस्कस करने वाले ही हैं, लेकिन अभी जो मैंने एक लाइन बोली, देश की पहली महिला पूर्णकालिक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि देश की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर, देन आंसर शुड बी इंदिरा गांधी। तब आप लोगों को देश की पहली महिला वित्त मंत्री बताना है इंदिरा गांधी। लेकिन अगर कंप्लीटली वर्ड आए तो कंप्लीटली वर्ड यानी कि पूर्णकालिक महिला निर्मला सीतारमण जी कैसे हैं, क्योंकि इनके पास जो मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय जो दिया गया है, तो इनके पास एक ही मंत्रालय है, ये शुद्ध रूप से फाइनेंस मिनिस्टर है। जबकि इंदिरा गांधी जब अपने समय में प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने वित्त मंत्रालय अपने अधीन रखा था। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी, और देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछे तो निर्मला सीतारमण। और हाल ही में निर्मला सीतारमण जी जो देश की पहली महिला पूर्णकालिक फाइनेंस मिनिस्टर है, 2019 से लेकर अब तक 19 से 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 2026 में लगातार 8 बार बजट को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। और बजट को प्रस्तुत करने का कार्य जो देश के वित्त मंत्री होता है, उन्हीं के ही द्वारा ही बजट है जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जो हाल ही में 1 फरवरी को जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके अंतर्गत हमारे एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। मुख्य बातें इस बजट की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब बजट को शुरू करने से पहले हम लोगों को बजट के बारे में भी 2-4 बातें आनी चाहिए कि जो बजट शब्द जो है, क्या इसका उल्लेख हमारे संविधान के अंदर है। तो मैं बता दूं, बजट शब्द हमारे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ। बजट शब्द आर्टिकल 112 के अंदर बताया गया है, जिसका पूर्ण रूप से नाम जो आता है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि फाइनेंशियल जो एनुअली जो डिस्क्रिप्शन है, उस शब्द से इसको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो बजट वर्ड है, ये एक बुगेट वर्ड से लिया गया है। और कौन सी लैंग्वेज का है ये? फ्रेंच लैंग्वेज का है। और जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला भाई, चमड़े का थैला। और हाल ही में जो 2026 का जो बजट ये जो आया है, इसमें चमड़े की जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हुई है भाई, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। तो जो बजट वर्ड है फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। और जैसा कि मैंने कहा, बजट शब्द जो है इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं है, ये वर्ड नहीं लिखा गया है। भारत का संविधान बजट को किस रूप में बताता है? ये एनुअली फाइनेंशियल जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इस रूप में इसको बताया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 112 में विस्तार से बताया गया है। ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्द है आप लोगों के सामने लिखा गया है, ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 112 में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और बजट के बारे में सबसे बड़ी बात बता दूं कि इंडिया में सबसे पहले बजट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो करवाया गया 1860 के अंदर। 1860 में भारत में पहला बजट इंट्रोड्यूस होता है और ये बजट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है। ये जरूर याद रखना, इंडिया में सबसे पहला जो बजट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जेम्स विल्सन के द्वारा। और उसके बाद अगर हम बात करें आज़ाद भारत का जो बजट है भाई, ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहला बजट जो है, ये आर.के. जो षणमुखम चेट्टी साहब है, षणमुखम चेट्टी भी, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, षणमुखम चेट्टी, इनके द्वारा नवंबर 1947 में बजट पेश किया गया कि आज़ाद भारत का जो बजट है फाइनेंस मिनिस्टर षणमुखम चेट्टी साहब ने प्रस्तुत किया। हाँ, गुलाम भारत की बात करें, गुलाम भारत में सबसे पहले जो बजट है वो जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था
60 के अंदर। प्यारे बच्चों, बात करें इसके बाद बजट के बारे में, सबसे बड़ी बात, बजट पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशन होते हैं जो आर्टिकल 85 में बताए गए। 85 बताता है 3 प्रकार के सेशन के बारे में। ग्रीष्मकालीन सत्र यानी कि समर सेशन, उसे ही बजट सत्र कहा जाता है, जिसकी शुरुआत होती है 1 फरवरी से। तो जो बजट है पहले क्या था, फरवरी के जो लास्ट जो वीक था उसमें प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब से जो बजट है हर साल 1 फरवरी को इस बार जो संडे था, संडे को भी केंद्र सरकार ने, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संडे को ही बजट प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। और इससे पहले 2017 से पहले क्या था, इसे फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता था, यानी कि जो लास्ट वर्किंग डे है, आप याद रखें 28 फरवरी, और कभी कभार जब 29 फरवरी आती है तो उसे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, 28 फरवरी को। तो 1921 में जो रेलवे बजट था उसको सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। 2016 में जो एक कमेटी है, विवेक देबरॉय कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने 2017 में रेलवे बजट को सामान्य बजट में मर्ज किया था, ठीक है। जनरल बजट और रेलवे बजट पहले एक साथ इंट्रोड्यूस होता था, बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया 2021 से। और बजट जो है टाइमिंग क्या है, सुबह 11 बजे। 11 बजे ही क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट की जो कार्यवाही है उसका संचालन 11 बजे से ही होता है। जनरली हम लोग बात करें लोकसभा राज्यसभा में 11 से 12 का समय प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर। 12 से 1 होता है प्रश्न उत्तर काल, क्वेश्चन आंसर आवर, जिसे शून्यकाल कहा जाता है। और उसके पश्चात प्यारे विद्यार्थियों 12 से 1 जब प्रश्न उत्तर काल समाप्त हो जाता है, फिर होता है भोजन अवकाश, लंच 1 से 2, फिर 2 से 6 तक होते हैं विधायी कार्य लोकसभा के या हो राज्यसभा के अंदर बात करें तो राज्यसभा के, ठीक है। तो 11 बजे ये बजट इंट्रोड्यूस किया गया। देख सकते हो भारत में सबसे ज़्यादा जो बजट इंट्रोड्यूस करने का जो रिकॉर्ड है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके मोरारजी देसाई, और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्होंने काम किया। तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है 10 बार, किनके नाम है? मोरारजी देसाई के नाम पे। और निर्मला सीतारमण जी भाई 2019 से लगातार फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम कर रही है, तो लगातार 8 बार इन्होंने बजट पेश किया है, ठीक है भाई। प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं इस बजट 2026 से 27 का। ये जो वार्षिक जो वित्तीय विवरण है, इस वार्षिक वित्तीय विवरण में जो बजट है इसकी एक थीम रखी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस साल करंट अफेयर के अंतर्गत कि 2026 में ये जो बजट हाल ही में यूनियन जो बजट आया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया गया, इस बजट को पेश करने से पहले एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक हलवे की रस्म होती है, यानी कि मीठा खिला करके शुरुआत की जाती है। और हाल ही में जो 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने देश के राष्ट्रपति को दही और चीनी खिला करके, उससे पहले अपना जो भाषण जब शुरू करना था उससे पहले राष्ट्रपति जी को उन्होंने दही और चीनी मिक्स करके खिलाई थी, ताकि किसी कार्य की जो शुरुआत है वो शुभारंभ जो है उसका मीठे से हो, ऐसा करके जो है इसके पीछे तर्क दिया जाता है। तो हलवे की रस्म मनाई जाती है भाई, हलवा बनाया जाता है जिससे सबका मुंह मीठा कराया जाता है हमारे पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स का बजट इंट्रोड्यूस करने से पहले। तो बजट 2026 की जो नींव है, जो नींव से पहले जो बड़ी बात आती है वो आती है थीम की। बजट की जो थीम रखी गई है, यूथ पावर, यानी कि युवा शक्ति संचालित बजट सरकार का संकल्प। ये 2026 की जो हमारा ये जो बजट आया इसकी थीम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, युवा शक्ति संचालित बजट सरकार का संकल्प। और लक्ष्य क्या है? आकांक्षा को भाई उपलब्धि में बदलना और क्षमता को प्रदर्शन के अंदर बदलना, ये लक्ष्य है इस बजट का। और प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा अगर हम बात करें, इस साल के बजट को निर्देशित करने वाले 3 कर्तव्य रखे गए हैं। पहला कर्तव्य जो है आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना। दूसरा ड्यूटी क्या है इसमें? लोगों की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करना। और तीसरा कर्तव्य क्या है? सबका साथ सबका विकास। ये जो तीसरा कर्तव्य है 2026 के इस यूनियन बजट का तीसरा कर्तव्य है। तो ये भी याद रखें कि 2026 के अंतर्गत जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ है, इस बजट में टोटल कितने कर्तव्य निर्देशित किए गए हैं? 3 कर्तव्य है। थीम भी आप लोगों को याद रखनी है। थीम के अलावा जो 3 कर्तव्य है, पहला कर्तव्य क्या कहता है? आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अगली बात अगर हम शुरू करें तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये आती है कि इस बजट के अंदर जो पैसा कहाँ से आता है। भाई बजट के अंतर्गत क्या है, बजट क्या चीज है?
अलग अलग भारत के अंदर जो भी हमारे सोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है ना भाई। तो पैसा के आने के जो सोर्सेज है वो क्या है और पैसा कहाँ जाता है, पूरा बजट के अंतर्गत आने वाले दो अहम पहलू है। तो जो पैसे के जो सोर्सेज है रेवेन्यू के, वो सोर्सेज कौन कौन से हैं और उसका कितना प्रतिशत है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे विद्यार्थियों इस पर अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। ये देखो भाई, अगर हम उधार की बात करें तो जो सरकार का उधारी का जो रेशियो है वो 24% है। ये उधार भाई भारत सरकार कहाँ से ले सकती है, आरबीआई से लोन ले सकती है, ठीक है। अलग अलग जो बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक की बात कर लूँ, वर्ल्ड बैंक से ये पैसा उधार लेते हैं। तो उधार वाला जो है 24% है। इनकम टैक्स, आयकर, लोगों की जो आय पर जो कर लगाया जाता है वो 21% है। कॉरपोरेट टैक्स 18%। ये दोनों संघ सूची के विषय हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं, संघ सूची के विषय हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। उसके अंतर्गत आयकर और निगम कर दोनों संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। उसके अलावा जीएसटी और अन्य टैक्स 15%। गैर जो कर प्राप्तियां हैं 10% है। केंद्रीय जो कस्टम शुल्क है भाई, उत्पाद शुल्क प्रोडक्ट पे जो है 6% है। सीमा शुल्क ये 4% है। और नॉन जो गैर जो है पूंजी प्राप्तियां जो है 2% है। तो ये अलग अलग प्रतिशत भी याद रखें कि जो पैसा आने का जो रेवेन्यू के जो सोर्सेज है उसमें निगम कर का कितना प्रतिशत है, 18%। और बात करें कि पैसा जाता कहाँ है, यानी कि जो खर्चा है उसका आप लोगों को बता दूं भी, जो खर्चा है सरकार ने बताया एक श्रेणी के माध्यम से कि जो एक्सपेंडिचर की जो कैटेगरी है उसमें राज्यों का करों में हिस्सा कितना है, 22% है। और जो इंटरेस्ट का जो भुगतान है वो 20% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17%, डिफेंस सेक्टर में 11% खर्च हो रहा है। केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं है उसमें 8%। और फाइनेंस आयोग और अन्य जो ट्रांसफेरेबल जो थिंग्स है उसमें 7% है। अन्य एक्सपेंडिचर 7% बताए गए हैं। और प्रमुख जो सब्सिडी है 6% है प्यारे बच्चों। और पेंशन है 2% भाई, पेंशन कितनी है, 2%। तो एक तो पैसा आने के जो स्रोत है वो, और पैसा जाने के स्रोत, ये दोनों आप लोगों को चीजें याद रखने। और वैसे भी इस बजट में ये बताया गया कि भाई सस्ता क्या हुआ, जूते कपड़े और जो 17 लाइफ सेविंग जो दवाइयां हैं जिसमें प्रमुख कैंसर की दवाइयां सस्ती हुई है, चमड़े से बने हुए प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं। महंगा क्या हुआ है, महंगा हुआ है शराब, गुटखा, पान मसाला, ये और भी महंगे होने चाहिए ताकि आम आदमी की पहुंच से ये जब चीज़ें बाहर होगी तो ऑटोमेटिक जो नशे की प्रवृत्ति है उसमें गिरावट आएगी, ठीक है। तो बात करें कि ये जो बजट है इसमें प्रमुख घोषणाओं में एक योजना की बात की गई। और योजना जो है बायो फॉर्म जो शक्ति योजना है, देख सकते हो आप लोग, बायोफार्म शक्ति योजना। इसमें जो कॉस्ट बताइए कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ये लोग, 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए बायो जो फार्मा शक्ति है, इंडियाज प्लान फॉर नेक्स्ट जनरेशन मेडिसिन को लेकर के। इस योजना के तहत क्या करेंगे ये लोग, 3 नए, भाई ये रट्टा मार लेना, अगर आपसे पूछ ले 2026 में जो भारत को नेक्स्ट जो जेनरिक मेडिसिन है उसके अंतर्गत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने नए नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल जो एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER, और 7 मौजूदा जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स है जो इसमें बायोफार्मा के अधीन कार्य कर रहे हैं, उनके बायोफार्म केंद्रित नेटवर्क के हिस्से के तौर पे उनको अपग्रेड किया जाएगा। और इस योजना के तहत भारत में क्लिनिकल ट्रायल के लिए 1000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त साइट्स का नेटवर्क भी सरकार इसके लिए जो है देख सकते हो बनाएगी, भी सरकार बनाएगी इस चीज़ में। तो ये जरूर याद रखना भाई, लागत, योजना का नाम और कितने जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की इन्होंने 3 नेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की भी, ठीक है। उसके बाद ये इंडियन सेमीकंडक्टर जो मिशन है 2.0, इससे पहले 2021 में सेमीकंडक्टर का जो 1.0 जो लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, इसके लिए इन्होंने लागत में है 1000 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है, एपरेटस और सामग्री बनाना और आपूर्ति जो चेन सप्लाई है उसको मजबूत करना। भारत को सेमीकंडक्टर का एक नया हब बनाने जा रहे हैं ये लोग, और ऐसा होना भी चाहिए। इंटीग्रेटेड जो चिप है, आज इसके लिए हम लोग चाइना, जापान और अन्य देशों पर निर्भर हैं,
भारत अगर खुद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी कि आईसीज वगैरह बनाएगा, इसके लिए आंध्र प्रदेश और हमारे भारत के कर्नाटका जैसे राज्यों में पहले से इनके लिए जो हब है वो तैयार हो चुका है, और धीरे धीरे भारत भी इस क्षेत्र में अपना है जो है बहुत बड़ा एक हब बन करके उभरेगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए इस बजट में अनाउंस किए गए। और बड़ी बात प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप देख सकते हो कि इस बार इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 7 जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की घोषणा की है। रेलवे कॉरिडोर्स बनाने के लिए आप देख सकते हो इस मैप के थ्रू ये जो 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, ये कहाँ कहाँ किसके बीच बनाए जाएंगे, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। पहला पॉइंट तो क्या याद रखना है, कितने शहरों को, 7, ठीक है। हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से पुणे, और चेन्नई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से हैदराबाद, चेन्नई से हैदराबाद, और पुणे से हैदराबाद, और दिल्ली से वाराणसी, एंड वाराणसी से सिलीगुड़ी, ठीक है। ये आप लोग ये मैप के थ्रू देख सकते हो। 7 हाई स्पीड जो रेलवे कॉरिडोर्स है इनकी बनाने की घोषणा हुई है, और इन कॉरिडोर्स में कौन कौन से हैं ये आप लोगों के सामने है, ये जो शहर कवर हो रहे हैं अभी, ठीक है। वैसे भी भारत में जो पहली ट्रेन सर्विस है उसका संचालन भी मुंबई से ठाणे के मध्य हुआ था। 34 किलोमीटर की ट्रेन चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के ज़माने में, ठीक है भाई, 16 अप्रैल 1853 को, और वही देखो मुंबई से पुणे। चलिए नेक्स्ट बात करें। और 4 इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों 4 कॉरिडोर्स और जो है, लेकिन वो किस चीज़ को लेकर के, दुर्लभ जो खनिज है, खनिज भी इस बार जो है भाई महंगे श्रेणी में माने गए हैं, ठीक है। जो चीज़ें महंगी उसमें खनिज भी है। तो यहाँ देख सकते हो ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। रट्टा मार लेना भाई, एग्जाम में पक्का आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम में आएगा ही आएगा, एग्जाम में आएगा कि 4 दुर्लभ जो खनिज जो धातु कॉरिडोर्स है वो कहाँ कहाँ जो है भाई। तो ये चारों लोकेशन आप लोगों को याद रखनी है, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये रट्टा मार लेना भाई, किस जगह 4 रेयर अर्थ मैटर कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, 4 जगहों पे। एंड प्यारे बच्चों बड़ी घोषणा इसमें एक और हुई, 3 रसायन केमिकल जो समर्पित जो पार्क्स है वो बनाए जाएंगे। हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई कि 5 स्पेसिफिक जगह कौन सी है, लेकिन हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इतना याद रख लीजिए कि कितने जो रसायन जो समर्पित पार्क्स बनाए जाएंगे, तो 5 बनाए जाएंगे, ठीक है। और भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में पर्यटन सेवाओं के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए 5 जो रीजनल चिकित्सा सेंटर है ये भी स्थापित किए जाएंगे। लेकिन बस इतना याद रखना कि कितने हैं ये, 5, स्पेसिफिक जगह अभी नहीं बताई गई, ठीक है। ये याद रखना कि 5 रीजनल हेल्थ सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा जो बड़ी जो सूचना है, ऑरेंज इकोनॉमी की बात करूं तो भाई आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का, डिजिटल ज़माना है, रील बनाना आज हर घर में कोई ना कोई, चाहे छोटा बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग इंसान हो, रील बना रहे हैं, ठीक है। अब सरकार ने इस बजट में एक बात बोली कि स्कूलों के अंदर भी बच्चों को रील बनाना सिखाएंगे। अब रील अगर सकारात्मक क्षेत्र में एआई के यूज़ से बनाई जाएगी तो हमारा भविष्य जो है, बच्चों का, भारत का जो भविष्य है सुनहरा है। अगर रीलें नकारात्मक रूप से बनाई गई तो मुझे आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जो कंटेंट जो बनाने वाले जितने भी जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक रोजगार के रूप में ये एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आने वाली है। जिन्हें एआई का नॉलेज है, जिन्हें कंप्यूटर का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है, जिन्हें रील्स वगैरह बनाना आता है, कंटेंट जो क्रिएटर्स है, उनके लिए ये बहुत आगे जा कर के एक स्कोप आने वाला है, एक रोजगार के साधन जो है उन्हें मिलने वाले हैं। देख सकते हो मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों, कितने, 15,000, और 500 कॉलेजों में विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता की जाएगी। अब स्कूलों के अंदर भाई क्या होगा, बच्चों को एआई से संबंधित कोर्सेस और कैसे रील्स वगैरह बनाई जाएं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए, कैसे अगर कोई भी छोटी दुकान है उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, तमाम चीज़ें सिखाई जाएगी उन विद्यार्थियों को, ठीक है भाई। तो ऑरेंज इकोनॉमी का ये पार्ट है। और इसके अलावा देखो भाई इस बजट में हमारे जो हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, हमारी जो कल्चर है
उनके लिए भी इन्होंने इस बजट के अंदर उन्हें विकसित करने का एक प्रावधान किया है। उसमें लोथल धोलावीरा ये गुजरात के अंतर्गत गुजरात में आने वाली सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है। लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और आदि जो चंदलूर है, सारनाथ है यूपी का, हस्तिनापुर और लेह पैलेस सहित 15 पुरातात्विक जो स्थल है उन्हें जीवंत अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना भाई। 15 जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है, एक्सपेरिमेंटल जो है कल्चरल डेस्टिनेशंस, ठीक है, इन्हें विकसित किया जाएगा, इनका रखरखाव किया जाएगा। आगे बात करें, इस बजट के अंतर्गत एक नया इनकम टैक्स जो एक्ट है 2025, जिसके प्रावधान अप्रैल 2026 से लागू होंगे। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल जो ईयर है वो शुरू हो जाता है। जो पहले जो टैक्स की जो स्लैब थी, पुराने वाले में क्या था, नील था भाई टैक्स, जो आप लोग देख पा रहे हो 2.5 लाख तक। फिर उसके बाद नए में ये जो है जो नई स्लैब है वो 0 से 4 लाख तक की होगी। 4 से 8 लाख में 5% लगेगा, 8 से 12 लाख की इनकम है तो 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 लाख में 25% एंड 24 लाख से अबव है तो 30%। ये नई स्लैब जो है आप लोगों के सामने टैक्स की नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंतर्गत इस बजट में बताया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बजट की तमाम वे महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एक बच्चे को एक छोटी सी क्लास के माध्यम से पता चली। आगे हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ। तो इस क्लास को शेयर करना ना भूलें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।